नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 एजुकेशन, जिसका नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, यानी कि भारत में शिक्षा नीति और अभ्यास के दोस्त हम बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको मैं बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उसी के दोस्त आंसर्स मैं आपको ब्रीफली में समझा भी दूंगा। और नोट्स आप जरूर ले लेना, ताकि इस जो सब्जेक्ट का यानी एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो मैंने अपने नोट्स में दोस्त आपको दे दिए हैं, नोट्स के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्त, हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तो इसको कहा जाता है SCERT। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? S मतलब स्टेट, परिषद मतलब काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको दोस्त SCERT के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आपको इसके बारे में बताना आखिर ये है क्या और इसके टाइप यानी कि इनके फंक्शंस, ये क्या काम करता है और मेनली दोस्त ये करिकुलम को इम्प्लीमेंट करवाने में इसका क्या रोल होता है, मेनली इसका रोल क्या है। तो आपको मेनली फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर SCERT के बारे में बताना है। चलिए दोस्त, हम पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्त कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे SCERT, यानी कि दोस्त जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म इसका स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका नाम ही है। तो स्टेट काउंसिल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्त स्टेट के अंदर, जैसे कि मान लो भारत के अंदर दोस्त इस टाइम तो 28 स्टेट्स हैं, तो 28 राज्यों के अंदर एजुकेशन का जो कंडीशन है या एजुकेशनल जो क्वालिटी है वो सही से पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, शिक्षा सभी तक पहुंच पा रही है, क्या क्वालिटी में कुछ कमी है, तो ये सब चीज़ देखने का जो काम करता है वो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि दोस्त SCERT। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट के अंदर एजुकेशन क्वालिटी को देखता है, स्कूली शिक्षा को एक नया जोर और दिशा प्रदान करता है कि कैसे और जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें कैसे और रिफॉर्म कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन सिस्टम को और सुधार सकते हैं। सभी राज्यों के अंदर शिक्षा को यानी कि जो गुणवत्ता है या एजुकेशन जो क्वालिटी है ये देखने का काम करता है। इसी को दोस्त SCERT जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, जो क्वेश्चन है हमारा SCERT, इसकी स्थापना दोस्त केरल में 1994 के अंदर हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ दोस्त, उसको मैं हिंदी मीडियम और नीचे उसका इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। अब दोस्तों ये जो बनाया गया था NCERT यानी कि SCERT दोस्तों बनाया गया था, ये एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई थी। ऑटोनोमस मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल इन द सेंस ये है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी और एक आइडियोलॉजी थोपना चाहेगी, ऐसा नहीं होगा। ये दोस्तों जो SCERT है ये खुद एक ऑटोनोमस है। जो भी प्लानिंग करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, एवोल्यूशन करना है, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाने हैं, ये सब कुछ SCERT करने के लिए टोटली इंडिपेंडेंट होती है, बट अंडर गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही दोस्तों इनको फंड प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ से देखा जाए तो वृद्धि और शिक्षण कौशल को बढ़ाकर वो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में ये अपना कंट्रीब्यूशन देती है। यानी कि दोस्तों ये एनहांस करती है क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, और दोस्तों ये भी एनहांस करती है कि कैसे टीचिंग स्किल्स का ग्रोथ हो सके हमारे इंडियन टीचर्स के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो SCERT विजन जो है, यानी कि दोस्त SCERT है, इसका मतलब दोस्तों जो मेन जैसे कि संसाधन, अनुसंधान, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और कौशल विकास, दैट मीन्स ये लोग जितने भी स्कूल्स हैं उनको दोस्त रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, चीज़ों पर रिसर्च करता है, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सभी स्कूल्स कॉलेज वगैरह के अंदर, यानी मेनली जो काफ़ी ज़्यादा जितने भी हमारे स्टेट है उन सभी में जो स्कूल्स वगैरह है उनमें ये अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। SCERT की जो रणनीति है यानी कि जो इसकी जो स्ट्रेटजी है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये सीखने और सिखाने के बीच में जो भी कठिनाइयाँ आती है ना, जो डिफ़िकल्टीज आती है, ये उनको सॉल्व करती है। ये कहती है कि अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोई गैप है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की पढ़ाई में, तो उनको सॉल्व करती है कौन? SCERT, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी संगठन है। ये प्रभावी शिक्षण के लिए नई विधियों और तकनीकों का विकास करना, अगर कैसे हम एक इफेक्टिव टीचिंग यानी कि एक अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक डेवलप करती है न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स, ताकि स्टूडेंट्स तक अच्छे से पढ़ाई यानी जो स्टडी है वो हो सके। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है, इसका मेन जो कार्य है वो क्या है। अब ये इसकी बात करते हैं। देखो, स्कूली शिक्षा और शिक्षक दोनों के लिए बेहतर यानी कह सकते हो कि क्वालिटी प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, पहला पॉइंट तो उसका यही है।
एंड शिक्षकों के उपयोग के लिए शिक्षण सामग्री देना, यानी कि जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे एजुकेटर्स हो गए स्कूल्स वगैरह के अंदर, तो उनके लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। देखते हो आप सीबीएसई वाले बच्चों को सपोर्ट मटेरियल मिलता है, तो सपोर्ट मटेरियल तो अंडर गाइडेंस ऑफ एससीईआरटी के अंडर में ही दोस्तों बनती है वो। एंड शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन एवं अन्वेषण करना, यानी कि जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उन सब पे ये रिसर्च करती है और ये सुझाव देती है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार सेवा प्रदान करना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, आज ऐसे काफ़ी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो टीचर्स को ट्रेनिंग देती है कि किस तरीके से वो टीचर बन, चाहे जैसे बीएड का कोर्स हो गया, पेडागोगी कोर्स, या जितने भी कोर्स वगैरह होते हैं उन सब के अंदर ये क्या करती है, उनको एक अपनी सर्विस देती है कि जो भी अगर ऐसे इंस्टीट्यूट है जो टीचिंग ट्रेनिंग करवा रही है तो उनकी बेस्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है इस बीच में जो आ रही है उसको सॉल्व किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्य चर्चा और पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करना। अब जो भी करिकुलम होगा, यानी कि जो जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं तो उनकी टेक्स्ट बुक्स, जैसे कि मान लो कि आप बीएड करने जा रहे हो ना दोस्त, आप बीएड कर रहे हो तो बीएड करोगे तो जो आप पढ़ोगे, यानी आपका सिलेबस क्या होगा, आपकी कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स होगी, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ये सभी कुछ डिसाइड करता है एससीईआरटी। क्लियर दोस्त, एससीईआरटी मेन काम सभी इसी का होता है। तो जितने भी टीचिंग ट्रेनिंग के लिए या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन सभी का करिकुलम एससीईआरटी ही डिसाइड करता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, रोल ऑफ एससीईआरटी इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंट भी करता है, जैसे नए नए चीज़ों का डेवलप करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्त प्रौढ़ मतलब अडल्ट 18+ अनौपचारिक शिक्षा के लिए, यानी कि एक अच्छा माहौल पैदा करके देना ताकि एजुकेशन सही से सभी जगह डिलीवर हो सके। नेक्स्ट दोस्तों क्या, शिक्षार्थियों के बीच उपलब्धि स्तरों का आकलन करना, यानी कि जो अचीवमेंट किया है हमारे सभी, यानी कि कह सकते हो जो शिक्षार्थी हैं, यानी शिक्षार्थी मतलब जितने लर्नर्स हैं उन सभी के बीच में जो कहते हैं एक पैरामिड डिसाइड करना कि यहाँ पे बच्चे जो डेवलप कर रहे हैं उनका मेन गोल जो है वो पूरा अचीव हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ के भी ये डिसाइड करती है ये जो संगठन है। शिक्षार्थी मूल्यांकन की एक विश्वसनीय और वैध प्रणाली है ये, यानी कि जो लर्नर यानी जो स्टूडेंट होते हैं ये एक वैलिड सिस्टम निकालती है कि ये देख सके, एवेल्यूट कर सके आखिर यहाँ के बच्चे कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं और कितने प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड जो सबसे बड़ी बात है, ये अनुकूलन विकास कार्यों के लिए कार्यशालाओं का संचालन करती है। यानी तो मान लो कि कोई स्कूल है या मान लो कोई भी ऐसा किसी भी स्टेट के अंदर कोई स्कूल है तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को एक वर्कशॉप्स पे एक कंडक्ट करवा के बुलाया जाता है ताकि उनको अलग अलग चीज़ों की नॉलेज दिया जा सके। ऐसे दोस्तों देखे होगा आपने हमारे स्कूल टाइम में भी, तो हमें एक अलग अलग चीज़ पिकनिक पे लेके जाया जाता था। तो मान लो आप प्रगति मैदान में दोस्तों बुक मेला लगता है तो मतलब वर्कशॉप्स लगती है, वहाँ पे जाके हम नए नए चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उससे हमारा वो जो माइंड है वो नई चीज़ों के लिए डेवलप हो पाता है, हमारी स्किल्स का विकास हो पाता है, कौशल का विकास हो पाता है। शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन कार्यक्रम करना। देखो यहाँ पे एक बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं अब जब तक वो सर्विस में है उनको क्या क्या सर्विस यानी कि क्या क्या फैसिलिटी मिलनी है ये डिसाइड करना, और टीचर से जब वो रिटायर हो जाएंगे दोस्त, यानी जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको क्या क्या मिलेगा ये भी दोस्तों एससीईआरटी ही डिसाइड करती है। क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो एक एक क्वेश्चन के जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बस आपको पॉइंट्स को इनको लर्न कर लेना है और इन टॉपिक को समझ के दोस्त बना के लिख देना है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं और थोड़ा डीपली पढ़ लेता हूँ तो आप नोट्स ले सकते हो, उसके अंदर मैंने इसको पूरे अच्छे से लिख दिया है। नोट्स के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शिक्षा आयोग जिसको दोस्तों कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये बताना है। चलिए अब इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए दोस्तों शिक्षा आयोग यानी जो कोठारी आयोग है 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 1964 को इसको बनाया गया था। और इसको बनाने टाइम जो इसको यानी कि ये जो कोठारी आयोग है जिसको हम शिक्षा आयोग कह रहे हैं, तो इस एजुकेशन कमीशन का जिसको चेयरमैन बनाया गया था यानी जिसको अध्यक्ष बनाया गया था उनका नाम था प्रोफेसर DS कोठारी। तो ये इसके 2 चेयरमैन थे, ये तो इसके मतलब कि अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम पे इनका जो आयोग है इसका नाम रख दिया गया और इसका नाम दोस्तों रख दिया गया इनके सरनेम के यानी जो कोठारी है कोठारी आयोग रख दिया गया। और उस टाइम जो भारत के दोस्त राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और दोस्त मेन जो कोठारी आयोग था इसका मेन काम ये था कि गवर्नमेंट को सुझाव देना था कि आखिर एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट किया जा सकता है।
एजुकेशन सेक्टर को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो कोठारी आयोग को रिपोर्ट देना था। और इसी टाइम दोस्तों राधा किशन जी ने भी ये भी कहा था, यानी ये दोस्तों राधा कृष्ण जी हमारे, इन्होंने भी ये कहा था कि जो कोठारी आयोग है इसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इंडियन स्टेट के अंदर आखिर एजुकेशन एक्सेसिबल यानी कि सही तरीके से सब जगह पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, आखिर कितने लोग इससे वंचित है, एजुकेशन को पहुंचाने में क्या बेहतर हम तरीके कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोठारी आयोग से सुझाव यानी सजेशन मांगे गए थे राधा कृष्णन जी के द्वारा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बच्चों से बहुत प्रेम, शिक्षा के अंदर इतना बड़ा योगदान की वजह से दोस्त शिक्षा दिवस यानी जब बनाते हैं हम टीचर्स डे तो हम राधा कृष्णन जी के दोस्तों याद में ही बनाया जाता है, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेन जो ऑब्जेक्टिव थे यानी क्या थे यानी कोठारी आयोग के। फर्स्ट पॉइंट ये समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना। देखो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जब इसको बनाया गया था, देखो उस टाइम क्या था, 64 का टाइम है, और उस टाइम पे हमारी देश की हालात क्या थी यानी एजुकेशन सेक्टर के अंदर वो हम सब जानते थे, क्योंकि देश की जो हालात मेनली हम जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे वो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर था। बट इसी टाइम से दोस्त जब एजुकेशन सेक्टर पे जोड़ दिया गया तो मेन मकसद ये हुआ कि हम एक ऐसी नेशनल पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि भारत के पूरे राज्यों के अंदर एक इक्वल एजुकेशन सिस्टम हम अडॉप्ट करें और सभी जगह डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करवाई जा सके। सेकंड पॉइंट क्या है, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, यानी कि जो मेनली दोस्त जो आज मॉडर्न साइंस है एंड जो टेक्नोलॉजी है इनका यानी कि दोस्त यूज़ करना हमारे स्कूल्स के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं यानी कि जो पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग जो तकनीक चले आ रही हैं अब उनके जगह पे हम मॉडर्निटी हमें अपनाना चाहिए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह के अंदर है ना, पढ़ाने का तरीका जो है वो बेहतर होगा उससे। थर्ड पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार किया गया, क्योंकि दोस्त इसी टाइम ये कहा गया कि देश का हित मतलब जो इंटरेस्ट है देश के लोगों की जो ज़रूरतें हैं तो उसका संबंध जितना शिक्षा से है उतना दोस्तों किसी और वस्तु से नहीं है, यानी कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इस टाइम निकल कर आई और अब दोस्त एजुकेशन सेक्टर पे, इकोनॉमिक सेक्टर पे इक्वली जोर देना स्टार्ट कर दिया गया। एंड दोस्त पूर्व में अनेक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के विशेष अंगों और क्षेत्रों का अध्ययन किया, यानी कि दोस्त अलग अलग भारत के अंदर जितने भी स्टेट थे उन सबका दोस्त अध्ययन किया और मेनली दोस्त एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। ये दोस्तों सिस्टम हमारा था 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक, यानी कि 10+2+3 यानी कि 3 साल के दोस्तों ग्रेजुएशन सिस्टम यहाँ पे कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा को जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से बता देता हूँ, मैं आपको फिर ब्रीफली में समझा दे रहा हूँ। ब्रीफली में समझाने के बाद आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा और इसके बाद जो मैंने आपको नोट दिया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप उसको ले लीजिएगा, ताकि नोट्स एक बार वीडियो को समझने के बाद और नोट्स पढ़ लेने के बाद आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये दोस्तों सबसे मेन पॉलिसी है हमारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1986 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था, इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना की व्याख्या कीजिए। यानी कि क्या इसमें कहा गया था, यानी दोस्तों हमें एक्सप्लेन करना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि 1986 की जो थी ये क्या है, इसका मेन पर्पस क्या था। देखिए दोस्त सबसे पहले बता दूं, भारत सरकार के द्वारा 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यानी कि घोषणा की गई और उस टाइम दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ये भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय नीति थी जिसमें दोस्तों पॉलिसी बनाने के लिए प्लस इसमें इस चीज़ का भी यानी कि बात कही गई, इस चीज़ का भी जो डिस्क्राइब किया गया कि इसको क्रियान्वयन यानी इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आखिर इसको लागू कैसे करना है। तो यह पहली ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर पॉलिसी के बारे में बताया गया प्लस इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है इसके बारे में बताया गया। नहीं दोस्तों हम इस पर बात करते हैं, आखिर इसकी कार्य योजना क्या थी, मेन पर्पस क्या था इसका। देखिए दोस्तों, संसद के द्वारा पास होने के बाद नवंबर 86 में ये भारतवर्ष के अंदर लागू हो गया, लेकिन इससे पहले जब इसे लागू नहीं हुआ था उससे पहले दोस्त लगभग 23 कार्य दलों का गठन किया गया, लगभग 23 ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे जिनका एक काम दिया गया कि आप सभी को पूरे भारतवर्ष में ये देखना है कि एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, हम किस तरीके की किताबों को पढ़ाएं, सिलेबस में क्या क्या हम शामिल करें। आज दोस्त जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो मेनली 1986 की पॉलिसी का ही कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो 23 कार्य दलों का गठन किया गया, विषय विशेषज्ञ उसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी IAS वगैरह है ना दोस्त, जितने भी हमारे स्टेट सेंटर जितने अधिकारी हैं और कुछ स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया। और ये दोस्त जो 23 दलों की जो गठन थी यानी जो बनाया गया, इसने 1986 के जुलाई में रिपोर्ट दे दी
और दोस्त जुलाई में रिपोर्ट देने के बाद संसद के द्वारा इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया अगस्त 1986 में, और फाइनली नवंबर 1986 को लोकसभा राज्यसभा दोनों से ये बिल पास हो गया। और इसमें क्या कहा गया, चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये कहा गया कि 14 ईयर्स तो भाई सभी को एजुकेशन देना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर समान प्रवेश परीक्षा प्रणाली, यानी कि समान प्रवेश मतलब कि अभी आपको दोस्त पता होना चाहिए, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो जब हम स्कूल में नाम लिखाने जाते थे तो एक कान यानी कि एक हाथ से हमें दूसरे कान को पकड़वाया जाता था। ऐसा इसलिए कि अगर किसी ने दूसरे हाथ में कान पकड़ दिया अपना, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट क्लास के अंदर उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्त एडमिशन का एक चलन बना हुआ था। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। दूसरे कान को पकड़वाना सर के ऊपर से, तो एक हमारे दोस्त मेरा एडमिशन खुद ऐसा हुआ था। जब मैंने अपने कान को नहीं पकड़ा तो टीचर ने वापस कर दिया, बोले नहीं इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब क्या हुआ, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा कहा गया कि एक समान प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए। फिर भी दोस्त कहीं कहीं इम्प्लीमेंट हुआ, कहीं कहीं पैसा नहीं हुआ, है ना। कई लोग भाई कान पकड़वाने जो प्रथा थी, कस्टम थी, उनको उन्होंने बरकरार रखा। तो बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए, पहला पॉइंट इसमें ये भी कहा गया। इसमें यह कहा गया कि लोगों को सीखने और सिखाने की जो क्षमता है वो संज्ञानात्मक यानी कि बच्चों की बुद्धि में विकास होना चाहिए। ऐसा काम, ऐसे एजुकेशन अधिगम मतलब क्या होता है कि कॉग्निटिव यानी कि उसका जो लर्निंग का जो प्रैक्टिस जो उसका है, यानी कि दोस्त कह सकते हो कि जो उसका डेवलपमेंट है ओवरऑल वो बढ़ना चाहिए। अधिगम मतलब होता है अधिक वृद्धि होना। क्लियर है। छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान उनकी सुविधा अनुसार दिया जाना चाहिए, यानी दोस्त वोकेशनल सब्जेक्ट के नॉलेज दिया जाना चाहिए, जैसे कि बिजनेस पर्पज़ के लिए, ताकि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए ना करे, वो अपना बिजनेस भी कर सके। ये इसके अंदर कहा गया 1986 की पॉलिसी के अंदर। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया दोस्त कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें सुधार करना होना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। विद्यालयों में यानी कि अगर दोस्तों देखे जाओ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर, जैसे कि जो पनिशमेंट के नाम पे जो टीचर बच्चों को मारा करते थे, इस पॉलिसी के द्वारा टोटली इसको बंद कर दिए, यानी कि विद्यालयों में जो शारीरिक दंड की जो प्रथा है वो बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। ये दोस्तों कह दिएगा, उसके बाद तो खत्म कर ही दिएगा। फिर भी तो टीचर तो मारते थे, ऐसा तो टीचर नहीं मारते भाई, वो तो मारते ही तो बच्चों की भलाई के लिए मारते थे यार, ये हुआ। बट अब नहीं मारते, मुझे ऐसा लगता है आज के इस टाइम पे टीचर बच्चों को मारते नहीं है अब, है ना। अब उनको लगता है कि दौर थोड़ा चेंज हो गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये इसके तहत यानी 1986 की जो पॉलिसी है इसके तहत एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इस यानी कि दोस्त इस ऑपरेशन का मतलब ये था कि स्कूल्स के अंदर सभी स्टूडेंट्स को खेल के समान दिया जाए। जो जितना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है उतना ही खेलना भी ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स के उनको टूल्स वगैरह, यानी क्रिकेट हो गया, चाहे दोस्त ना जो भी वो खेलते हैं, चाहे वो खो खो हो गया, चाहे दोस्त वो कबड्डी हो गई, गेम्स के लिए प्रोत्साहन किया जाए, यानी कि लोगों को सपोर्ट दिया जाए। तो गेम के लिए सामान यानी कि टूल्स दिया जाए, गवर्नमेंट देगी। नक्शे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि दोस्त बच्चों को नक्शों के मैप्स के द्वारा समझाया जाए, चार्ट के द्वारा समझाया जाए, इसलिए बच्चों को चार्ट भी दिए जाएंगे, चौक दिए जाएंगे। तो पहले पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था, अब क्या होता है लोगों को श्याम भट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड दिया गया, जिसमें ब्लैक बोर्ड याद है ना दोस्तों, भूल गए हम सब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ के पढ़े हुए हैं यार। तो श्याम भट्ट दिया गया और डस्टर दिया गया। इसी को दोस्तों कहा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये एजुकेशन सेक्टर में दोस्त बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे पहले सोच लो कि ये जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स है एजुकेशन में यार, इनके बिना भी लोग कैसे पढ़ लेंगे स्कूल वगैरह के अंदर। तो ये इस चीज़ की शुरुआती दोस्त 1986 के पॉलिसी की बात की गई। इससे पहले की हालत हम समझ सकते हैं जब ये सब नहीं हुआ करता था। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई थी, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया था। सबसे पहले दोस्त यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी मतलब क्लास 10 तक की, तो माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया, यानी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई उसके तहत। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर भी जो प्रतिभावान बालक हैं दोस्त, यानी जो बच्चे तेज हैं, उनके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने, प्लस उनको ऐसा ना लगे कि यार वो बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाए, ऐसा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे बच्चों को दोस्त सब्सिडी देके या उनको आर्थिक सहायता देके तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्कूल्स के अंदर दोस्त वोकेशनल सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करवाई जाए। गवर्नमेंट और जो निजी यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ये दोनों आपस में मिलकर स्कूल्स के अंदर ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए ताकि जो बच्चे हैं दोस्त वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं, बल्कि उनका जो हुनर है, जो अंदर का जो टैलेंट है, जिसको दोस्तों हिडन टैलेंट कहते हैं, उनका वो निखार सके, वो दिख सके।
फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सरकारी और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के दोस्तों संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्त आज भारत में चाहे वो वुमेन है ना, दोस्त या छोटे छोटे बच्चे जिसमें जो कह सकते हो कि चाहे गर्ल्स चाइल्ड हो गए, तो उनकी एजुकेशन में दोस्तों जोर दिया गया, लड़कियों के एजुकेशन में जोर दिया गया। और इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। वोकेशनल मतलब दोस्त ताकि बच्चा ऐसे सब्जेक्ट को पढ़े जैसे कि आगे चल के वो अपना बिजनेस कर सके या बिजनेस माइंडेड उसका हो, है ना, ताकि दोस्तों नौकरी नहीं भी मिले तो अपना खुद का बिजनेस भी कर ले। उच्च शिक्षा हेतु दोस्तों क्या योजना बनाएगा ये देखते हैं, यानी कि एक्शन प्लान फॉर हायर एजुकेशन। देखो सबसे पहले ये कहा गया कि जो हायर एजुकेशन है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन की जो कंडीशन है वो सिर्फ बच्चा सिर्फ रट्टाफिकेशन पे जोड़ देता है, और हमारी पॉलिसी भी दोस्त सिर्फ इस तरह की चलती आ रही है। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये कहा गया कि जो कॉलेज है उनकी जो स्वायत्ता है वो बरकरार रहे। स्वायत्ता मतलब कि दोस्त कॉलेज अपने कॉलेज के अंदर क्या करना है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन सी पॉलिसी नहीं बनानी है, बच्चे कब क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, दोस्त ये सब कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया है। कॉलेज यानी कि ऑटोनोमस हो कॉलेज के ऊपर, कॉलेज अपना काम खुद कर लेगा, ठीक है, यानी कि कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी सरकार उस पर इंटरफेयर ना करे। इससे कॉलेज अच्छे तरीके से यानी कह सकते हो कि सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये कहा गया। एंड जो भाषागत योग्यता के आधार पर जो पर्याप्त ध्यान देते हैं, इसमें थोड़ा लचीलापन आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों सिर्फ एक ही लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर देना, आज भी दोस्तों ऐसा ही होता है। कॉलेज के टाइम बताता हूँ मैं दोस्तों, ज़्यादातर जो लेक्चर्स होते थे वो इंग्लिश मीडियम में हुआ करते थे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप यूट्यूब वगैरह आप कहीं पे भी देख लीजिए आप, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको लैक ऑफ स्टडी मटेरियल या दोस्त कह सकते हो कि लैक ऑफ टीचर्स जो मेनली सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा रहे होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, तो कॉलेज वगैरह में यही होता है। तो मेनली जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए इस चीज़ में, सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर ना हो। दोस्त हिंदी मीडियम वाले हैं प्लस रीजनल लैंग्वेज के लोग भी हैं हमारे देश के अंदर, तो यार है ना। एंड उस शिक्षा के स्तर पर उसकी गुणवत्ता यूजीसी द्वारा दोस्त तैयार किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर जो हायर एजुकेशन है, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर हम करते हैं ना, चाहे बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो दोस्त, आप बीएससी कर रहे हो, तो आप जब कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज के लिए जितने भी रूल्स बनेंगे वो यूजीसी के द्वारा बनेंगे। दोस्त अगर आप आज DU-SOL के अंदर हो, DU-SOL में हो गए आप, या तो DU रेगुलर में हो, या आप इग्नू में हो, या दोस्त आप NCBAM में हो, या आप किसी भारत के किसी भी कॉलेज के अंदर, चाहे आप नालंदा विश्वविद्यालय में हो, है ना, चाहे आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसमें भी हो आप, सभी कॉलेज के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, अब क्या होना है क्या नहीं होना है, कॉलेज कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, ये सब को दोस्तों यूजीसी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ये भी गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं आपको बतानी है और इसके अधीन वित्तीय मानदंडों की व्याख्या करें। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम को संक्षेप में बताना है आप सभी को। यानी दोस्तों जो हमारी जो पॉलिसी है सर्व शिक्षा अभियान की, इसके बारे में आपको बताना है, इसको दोस्त SSA यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल कंपेनिंग, इसके तहत दोस्तों क्या क्या कहा गया, हम पहले ये समझते हैं। सर्व शिक्षा अभियान दोस्त SSA जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी शुरुआत HRD मिनिस्ट्री यानी जिसको आज हम एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत दोस्तों की गई थी कब, 2000 और 2001 के दौरान की गई थी। इसका मेन मकसद था एजुकेशन सभी तक पहुंच पाए, कोई भी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। इसकी मेन विशेषता की बात करते हैं, मेन इसकी फीचर्स क्या थी। यह सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा वाला कार्यक्रम है। यानी दोस्तों एक प्रोग्राम बनाया गया जो कि सभी के लिए हो और एक टाइम फ्रेम के अंदर सभी तक एजुकेशन पहुंच सके, इस चीज़ पर दोस्तों ये जोर देता है अपना। नेक्स्ट क्या है, यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रतिक्रिया। यानी दोस्त जब भारत के अंदर डिमांड उठ रहे थे एजुकेशन सभी तक पहुंच पाए, सभी तक एजुकेशन की पहुंच हो, इसलिए इसको बनाया गया था। और दोस्त इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसमें ये मांग रखी गई कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भारत के सभी स्टेट में पहुंच पाए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, यह पूरे देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। सार्वभौमिक शिक्षा मतलब यहाँ पर क्या है, दो सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, जो इसमें भारत के सभी लोग पढ़ सके, एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्त कि ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए मेनली इसमें जोर दिया गया था। प्रारंभिक मतलब जैसे प्राइमरी स्कूल्स हो गए, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास तक, तो अगर बच्चे स्टार्टिंग में ही स्कूल नहीं आएंगे दोस्तों आगे हायर एजुकेशन में कैसे पहुँचेंगे वो।
तो इस सर्व शिक्षा अभियान इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो प्राइमरी स्कूल्स तक बच्चों को, एलिमेंट्री एजुकेशन तक बच्चों को एटलीस्ट लेकर आया जाए, और जो पेरेंट्स है दोस्त वो भी थोड़ा सा अनकरेज हो, वो भी दोस्त थोड़ा सा मतलब कि सपोर्टिव हो बच्चों को पढ़ाने में। बच्चों को पहले पढ़ाया ही नहीं जाता था, घर के काम में प्लस पैसे कमाने में लगा दिया जाता था। तो ये चीज़ में सुधार करना बहुत ज़रूरी थी हमारे देश के लिए। केंद्र, राज्य और जो स्थानीय सरकारें, इन तीनों का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल यानी पंचायत व्यवस्था होगी वो। इसके लिए दोस्तों एक प्लान बनाया गया। प्लान क्या था? जो फाइनेंशियल प्लान है अब इसको बताया गया। फाइनेंशियल मतलब दोस्त कि कैसे, किस तरीके से केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये खर्चा कैसे करेंगे, इनका मेन दोस्तों पैसे का जो किल्लत होती रहती है वो दूर कैसे होगा। हम इसमें सबसे पहले ये देखते थे, तो काफ़ी सारे प्लान बनाए गए। सबसे पहले 9th प्लान बनाई गई। 9वीं योजना के दौरान ये कहा गया कि 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15% कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का होगा। फिर 10वीं योजना बनाई गई, उसके तहत 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, अब उसके बाद 25% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अब उसके बाद दोस्तों ये कहा गया नहीं भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए, 50% ही देगी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, और 50% होगा राज्य सरकार का इसके अंदर हिस्सा। तो दोनों मिलकर 50-50 खर्च करेंगे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। तो उस केंद्रीय सरकार जो निधियां सीधे राज्य जो गवर्नमेंट होगी उसके पूरे मतलब कि उसको प्रोवाइड कर देगी। जो फंड होगा दोस्त गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। एंड जो स्कूलों के रख रखाव के लिए, मरम्मत के लिए, दोस्त टीचर्स के लिए, इन सभी के लिए एक कमेटी बनाई गई जो इन खर्चों को डिसाइड करेगी। देन जाके दोस्त पूरा कहते हैं प्लानिंग के साथ मैनेजमेंट को संभाला जा सके। पढ़े भारत बड़े भारत कार्यक्रम दोस्तों 2014 में स्टार्ट किया गया, और 2014 में ही पढ़े भारत बड़े भारत का दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। तो इन कार्यक्रम के तहत उन बच्चों पे विशेष जोर दिया गया जो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो पढ़ने और लिखने के कौशल और उनके गणित कौशल में सुधार हो सके, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। क्योंकि दोस्त स्टार्टिंग के फेज़ में ही देखा जाता है कि बच्चे जो सिंपल दोस्त जो मैथमेटिक्स के जैसे कि सब्सट्रैक्ट्स हो गए या दोस्तों माइनस हो गए है ना, मल्टीपल हो गए, ये सब नहीं कर पाते हैं वो। जब ये सब दोस्तों स्टार्टिंग में नहीं सीख पाएंगे बच्चे, जब 9th 10th तक पहुंच जाएंगे वो, तो उनको उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आएगी सीखने में ही। तो इसलिए स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया। एंड कार्यक्रम की योजना 2 ट्रैक दृष्टिकोण। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, सबसे पहले भाषा में सुधार करना और सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बच्चों को सुधार करना ताकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चों से मिल सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों मैथमेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल सिखाना है ना। अब दोस्तों घटा जोड़ भाग नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, तो उस टाइम दिक्कत आएगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं भाई जो बच्चे LCM नहीं निकाल पाएंगे है ना, भाग नहीं कर पाएंगे वो है ना। तो ये सब चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही जोड़ दिया गया। लेकिन दोस्त भारत की दुर्भाग्य ये है कि चीज़ें मतलब कि पेजों पे ज़्यादा रह जाती है। पॉलिसीज बनते तो हैं पार्लियामेंट के अंदर, बट वो उसको निकलते निकलते तो सदियों बीत जाते हैं। और मेनली हमारा एजुकेशन सेक्टर आज बहुत बड़ी रिफॉर्म करने की इसके अंदर ज़रूरत है। अब दोस्तों मोदी जी ने जब 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए तो उसमें दोस्त बहुत सुधार किए गई है। अब तो किस्मत वाले वो बच्चे हैं जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने ये आता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों इसको पढ़ने में। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS, इसका मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या है आपको ये बताना है। इसका गठन आखिर क्यों किया गया, कब किया गया, और है ना छात्र दोस्त यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं इसके अंदर एडमिशन क्यों लेते हैं, कैसे ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताना है। आखिर NIOS है क्या। आपको दोस्तों जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस टाइम दोस्तों मैं NIOS बोर्ड का एक स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी NIOS के स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन करवाता हूँ। ये दोस्तों हमारा चैनल है मनीष वर्मा ऑफिशियल चैनल। इसमें NIOS के रिगार्डिंग सभी डाउट्स को कवर किया जाता है। एंड दोस्त NIOS रिगार्डिंग सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है जितने भी NIOS बोर्ड, जैसे कि तो CBSE बोर्ड है वैसे एक NIOS बोर्ड भी है। ICSE बोर्ड हो गया, सभी हमारे UP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड है ना, सभी स्टेट के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं। तो इसी तरीके से एक NIOS बोर्ड भी है। चलिए आपको पहले मैं NIOS के बारे में बता देता हूँ, देन आप इसको अच्छे से लिख के भी आ पाओगे। सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के अंदर एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसका नाम था ओपन स्कूलिंग। अब मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी क्लासेस दोस्तों बीच में ही छोड़ दी। मान लो दोस्त कि कोई अपने स्कूल को 8 क्लास तक छोड़ दिया, दोस्त 7th क्लास तक पढ़ता छोड़ दिया, अब उसने पढ़ाई किसी वजह से वो नहीं कर पाया, तो वो सीधे क्लास 10th कर सकता है NIOS बोर्ड से। और अगर किसी ने 10th कर लिए बट वो 12th नहीं कर पाया है ना, 11th भी नहीं किया उसने बट 10th वो पास है, तो वो 12th कर सकता है NIOS बोर्ड से। दोस्त इसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बच्चा 10th और 12th डायरेक्ट पास कर सकता है बिना स्कूल जाए, यानी कि आपको CBSE की तरह
रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता, इसमें दोस्त ये ओपन से ही होता है। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्त, अगर आप एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर है 8368259468। दोस्तों आप या आप में से कोई आस पड़ोस, जैसे कि मान लो तो बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके 10th या 12th में मार्क्स कम है, तो आप उसमें भी इम्प्रूवमेंट करवा सकते हो, यानी कि आप अपने उस मार्क्स को बढ़वा सकते हो। तो एनएस बोर्ड के अंदर सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। 10th 12th ओपन से कर सकते हो, और एनएस बोर्ड दोस्तों कुछ वोकेशनल कोर्स भी करवाता है, जिससे कि हम बिजनेस पर्पज से करते हैं, तो यहाँ पे वो भी हो सकता है। एनएस बोर्ड की दोस्तों स्थापना हुई थी 1989 के अंदर। इसको 1989 में इसलिए बनाया गया था ताकि ऐसे बच्चे जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं वो अपनी पढ़ाई को ओपन से डिस्टेंस मोड से दोस्त कंटिन्यू कर सके, वो अपनी पढ़ाई को एटलीस्ट ना छोड़े। चलो दोस्त, इसलिए इसको बनाया गया था। टोटली ऑटोनोमस पूरी संस्था है। इसका दोस्त हेड ऑफिस है नोएडा सेक्टर 65 में, नोएडा 62 के अंदर इसका हेड ऑफिस है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर इसका एक रीजनल सेंटर होता है। बच्चे वहीं से जाके अपना एडमिशन भी ले सकते हैं, या दोस्त वहाँ पे जाके ये बुक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्त बिल्कुल ही एक अच्छा बोर्ड है, जहाँ पे बिना किसी मतलब कि इंटरफेयर के, ना ही दोस्तों कोई आपको प्रॉब्लम आती है, बिना स्कूल जाए हुए आप पास भी हो सकते हो 10th 12th, और इसलिए दोस्तों हायर एजुकेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्त इसकी मतलब कि मेन जो है इसका गठन किया गया था, वो इसका पर्पस क्या था, आखिर ये बच्चों को क्या देता है। देखो दोस्तों, ये समावेशी है। समावेशी में समानता का व्यवहार करता है ये सभी बच्चों के साथ, और बेसिकली दोस्त जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट होते हैं, है ना, जिसमें थोड़ी सी शारीरिक अक्षमता होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है उनको दूसरे बॉडी वगैरह में, तो वो रेगुलर नहीं जा पाते, तो वो घर बैठे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये, है ना। एंड 10th 12th तो कर ही सकते हो। प्लस दोस्त ऐसे स्टूडेंट जो आप चाहते हैं कि वो 10 साल पहले उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो भी वो एनएस बोर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों वो किसी और बोर्ड में फेल हो गए हैं, फेल होने के बाद भी एनएस बोर्ड के अंदर आके पास हो सकते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। अपने डिमांड पर दोस्तों आप कभी भी इसमें एग्जाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो शिक्षा समावेशी यहाँ पे दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल ही यूनिवर्सल है। भारतीय किसी भी स्टेट के लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इवन दोस्तों इंडिया नहीं, आप नेपाल से भी हो या आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हो, वहाँ से भी दोस्तों एडमिशन ले सकते हो। एंड सेल्फ बेस्ड, यानी दोस्तों इसके अंदर आपको स्टडी खुद ही करना होता है। इस तरीके से आपको स्कूल नहीं जाना होता जहाँ पे कोई टीचर पढ़ा है, यहाँ पे आपको खुद सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है, बस ये होता है एनएस बोर्ड। एंड दोस्त ये कि मतलब कह सकते हो कि आपको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें बुक्स भी देता है, या असाइनमेंट वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ दोस्तों इसमें होता है। सेम सीबीएसई की तरह है, बट यहाँ पे आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता। क्लियर है। और दोस्त यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं। तो दोस्त आप वोकेशनल कोर्स करके, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के लिए हो गया, है ना, आप ऐसे कोर्सेज करके स्किल डेवलपमेंट के लिए आप जॉब के अंदर लगा सकते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई सा भी दोस्तों आप जॉब कर सकते हो। इस तरह के दोस्तों एनएस एक ओपन स्कूलिंग और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट एडमिशन लेकर अपनी हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। इसकी दोस्तों योग्यता यह है कि अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी एटलीस्ट एज जो है वो 14+ होनी चाहिए। अगर आप 12th लेना चाहते हो तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप क्लास 12th किसी भी एज में कर सकते हो, चाहे आप 20 के हो, 18 के हो, तो 40 साल के हो, या 50 के हो, 60 साल के हो, कितने भी ईयर के आप हो, आप एनएस बोर्ड के क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हो। बट 10th में एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट 14 ईयर प्लस आप होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे ये। एंड एनएस बोर्ड एक बिल्कुल ही आप कह सकते हो इंक्लूसिव बोर्ड है यहाँ पे, और जो दिव्यांग होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, हैंडीकेप्ड वगैरह हो गए, वो इजीली दोस्तों यहाँ पे राइटर लेके अपना या एडमिशन लेके और यहाँ से वो पास हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के एनएस बोर्ड को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी दोस्त इसके बारे में भी मैं बात कर रहा था, यूजीसी, जो आप कह सकते हो कॉलेजों का पापा। कॉलेजों में दोस्त क्या कानून बनना है, क्या कानून नहीं बनना है, पॉलिसी सब कुछ यूजीसी के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो उस शिक्षा में यूजीसी की क्या भूमिका है, जिसका वो जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, आदेश देने वाला दोस्त यही है। आखिर यूजीसी को दोस्त बनाने के लिए एचआरडी मिनिस्टर का रोल रहा है, क्योंकि इसको 1953 के अंदर ऑफिशियली बनाया गया था। 1953 के अंदर 1953 में यूजीसी को बनाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा, जिसको आज एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता है। इसका दोस्तों मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है, और 1953 में दोस्तों इसको बनाया गया था। 1947 में जब दोस्तों भारत में अलग विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा था, दोस्त इसकी जरूरत की महसूस तब हुई थी जब 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ। तो उस टाइम ये महसूस किया गया कि ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जो सभी कॉलेजेस वगैरह को मतलब कि देख रेख कर सके। तो दोस्त यूजीसी का मुख्य उद्देश्य और जिम्मेदारी ये था कि उच्च शिक्षा में, यानी हायर एजुकेशन के अंदर सभी कॉलेज के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखें,
पॉलिसी डिसाइड करे और उनके रख रखाव के लिए तो धन उपलब्ध करवाए। तो यूजीसी दोस्तों बेसिकली इन सभी कॉलेज वगैरह को धन देता है। जैसे कि मान लो जो डीयू है तो डीयू यूजीसी की बात को मानेगा, ठीक है, क्योंकि यूजीसी सभी जितने भी हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी की बात, यानी जितने भी दोस्त कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो सभी दोस्त यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों ध्यान रखना, भारत में ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की मानते हैं, बट जो सेंट्रल जैसे डीयू हो गया, जेएनयू हो गया दोस्त, ये सब के सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनको यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो यूजीसी दोस्त मान लो कि डीयू है तो डीयू एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, पूरा कैंपस मान लो। अब उसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेज वगैरह आते हैं। तो पहले दोस्तों कॉलेज होता है, कॉलेज के ऊपर यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर दोस्तों यूजीसी होता है। यूजीसी जो भी कहेगा यूनिवर्सिटी को कहेगा। यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी कॉलेज आएंगे, जैसे मान लो कि अब इस टाइम डीयू के अंदर में मान लो दोस्त आप मिनिमम 77 कॉलेज के अंदर आते हैं आज डीयू के अंदर, जैसे करोड़ीमल हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, मतलब सारे दोस्तों मेनली जो कॉलेज है नामी ग्रामी कॉलेज वो डीयू के ही तो हैं यार, इसमें देश विदेश के लोग पढ़ने आते हैं। तो इस तरीके से यूजीसी जो भी गाइडलाइंस देगा वही यूनिवर्सिटी को देगा। अब यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों पूरे कॉलेज यानी 77 कॉलेज के अंदर जो भी बोली जाएगी वो इम्प्लीमेंट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से धन का रख रखाव भी यही करता है। तो दोस्त मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, भाई यूजीसी को पेमेंट देगी। अब यूजीसी क्या करेगा कि इन यूनिवर्सिटी को पेमेंट देगी, अब यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और इस तरीके से दोस्तों पूरा कॉलेज रेगुलेट होता है। अब यूजीसी का दोस्तों फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि वो ग्रांट देता है, यानी ये सहायता धन उपलब्ध करवाता है सभी कॉलेज वगैरह को रख रखाव के लिए। और मेनली दोस्तों जो पैसा होता है कॉलेज के पास वो बच्चों की फीस से आती है, ताकि वो टीचर की सैलरी मेंटेन कर सके, और दोस्तों उनके रख रखाव के लिए पैसा यूजीसी देती है। यूजीसी अधिनियम 1956 में दोस्तों पारित किया गया था। ये भारत सरकार का एक अधिनियम है और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही दोस्तों ये आता है, ठीक है। इसके इतिहास की बात करें दोस्त तो आप कह सकते हो कि एज आ एक अर्ली फॉर्म के अंदर 1945 के अंदर इसकी बनाने की दोस्तों बात की गई थी दिल्ली, बनारस और अलीगढ़ में सिर्फ बस, लेकिन 1953 में इसको पूरे भारत में दोस्तों इंप्लीमेंट कर दिया गया कि पूरे भारत के अंदर यूजीसी काम करेगी, क्लियर दोस्त। और इसके बाद से भारत के अंदर जितने भी कॉलेज वगैरह के लिए जो भी फैसले होंगे वो यही लेगी। तो दोस्त मेनली 28 दिसंबर 1953 को इसने पूरे भारत की कॉलेज का जिम्मेदारी संभाल लिया। आखिर दोस्त फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है। देखो सबसे पहले ये कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी कि जितने भी कॉलेज और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एजुकेशन पॉलिसी को यही डिसाइड करता है, उनकी पॉलिसी को जांच करता है, देख रेख करता है। एजुकेशन में सिलेबस क्या होगा दोस्त वो सब कुछ यूजीसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आज दोस्तों जो सिलेबस होती है यूजीसी CBCS सिलेबस पढ़ाया जाता है, CBCS सिलेबस। इसमें दोस्तों ग्रेडिंग पॉइंट बच्चों को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा में बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रस्तावों का विकास करना, यानी कि दोस्त ये डेवलप करता है उन सभी प्रपोजल्स को जो कि एक नीड है एजुकेशन सिस्टम के लिए। यानी कि एजुकेशन मान लो कि जो कॉलेज वगैरह है, कॉलेज के द्वारा प्रपोजल दिया जाता है यूजीसी को। अब यूजीसी डिसाइड करती है कि वो उस कॉलेज की बात मानेगी या नहीं मानेगी। तो सभी दोस्तों यूजीसी पे ही यहाँ पे मेन मतलब दोस्तों जो काम है वो यूजीसी का ही होता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि राज्य केंद्र सरकारों के साथ साथ उन्नत जितने भी शिक्षा विभिन्न दोस्तों संस्थान हैं उन सभी से इनका कॉन्टैक्ट होता है। यानी कि दोस्तों यूजीसी की बात को तो केंद्र के जितने भी यूनिवर्सिटी वो तो मानते ही मानते हैं, लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि यूजीसी की गाइडलाइन को स्टेट गवर्नमेंट भी माने। जैसे कि कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई तो कुछ यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसको स्टेट गवर्नमेंट तो फॉलो कर लेते हैं बट कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड तो फोर्थ पॉइंट क्या है, परीक्षाओं के लिए CSIR नेट की करवाना तैयारी दोस्तों। यूजीसी नेट हो गया है ना, नेट JRF हो गया दोस्त, इन सब के जो एग्जाम्स होते हैं वो यूजीसी नेट के द्वारा यानी यूजीसी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, क्लियर दोस्त। यूजीसी नेट करवाने के बाद IMA के बाद दोस्तों ये अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपको भी एक फेलोशिप मिल सके PhD करने के लिए, तो बहुत दोस्तों बेहतर होता है। मैं नेट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको उसके बारे में पता चल पाए और मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, नेक के बारे में आपको बताना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया दोस्तों यूजीसी सबको फंड देता है, सभी कॉलेज को पैसे देता है, धन बांटता है, उनकी हेल्प करता है, यूजीसी के द्वारा किया जाता है। बट यूजीसी को ये कैसे पता चलेगा कि सबसे बेहतर कॉलेज कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है भाई। तो ये बताने के लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है नेक। अब नेक ये बताता है यूजीसी को जाके, भाई सुन यूजीसी, भाई फलाना ये कॉलेज है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो नेक क्या करता है दोस्त, उसको ग्रेडिंग दे देगा, जिसकी ग्रेडिंग अच्छी होगी उसको यूजीसी अच्छे पैसे दे देगा भाई, फंड प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए अभी हम थोड़ी बात करते हैं नेक के बारे में। नेक क्या है दोस्त, नेक एक नेशनल असेसमेंट एक काउंसिल है, ये असेसमेंट करता है, कॉलेजेस को देखता है। जैसे दोस्त जब हम बच्चे प्रोजेक्ट बनाते थे स्कूल वगैरह के अंदर तो टीचर आते थे A+ देते थे बच्चों को, A++ देते थे, B+C DE मिला करता था। तो वैसे ही दोस्तों नेक भी सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को यानी ग्रेडिंग देता है, जिसकी ग्रेडिंग अच्छी है
वो कॉलेज अच्छा माना जाता है। अगर दोस्तों आज देखेंगे तो जब नेक के द्वारा जो ग्रेडिंग दी जाती है वो ग्रेडिंग दोस्तों 5 ईयर तक वैलिड होती है, यानी कि 5 ईयर तक वही ग्रेडिंग उस कॉलेज की चलती रहेगी। मान लो नेक ने जिसको भी A++ दे दिया, अब वो 5 सालों तक A++ में ही रहेगा। अब उसके बाद फिर से असेसमेंट किया जाता है नेक के द्वारा। नेक की पूरी टीम आती है दोस्तों कॉलेज के अंदर, फिर ये देखा जाता है कि जो A++ इसको दिया जाता है या क्या ये बरकरार करने के लिए, यानी कि उसको कंटिन्यू मेंटेन रखने के लायक है, या दोस्त इसकी ग्रेडिंग को घटाया जा सकता है, और ये दिखता है नेक के द्वारा। तो जब मैं अपने कॉलेज में हुआ करता था दोस्त, तो मुझे अभी भी याद है कॉलेज के अंदर जब नेक की टीम आती थी तो फटाफट मतलब कि पूरे टीचर्स कॉलेज के अंदर आया करते थे, और डेंटिंग पेंटिंग कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा भर दिया जाता था। लगे कि हाँ कॉलेज के टीचर पैसा खर्च कर रहे हैं भाई, इनको फंड देना चाहिए। तो ये सब दोस्तों बहुत किया जाता था। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मान लो दोस्तों मैं एग्जांपल दूँ, मान लो कि इग्नू है, देखो आप इग्नू देखो, नेक यहाँ पे लिखा हुआ है और A++ की इसको ग्रेडिंग दी गई है, यानी कि दोस्त इग्नू की जो ग्रेडिंग है नेक के द्वारा जो दी गई है वो है A++ की। ऐसे कुछ और DU के कॉलेज में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए आप, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स B+ इसको दिया गया है ग्रेडिंग, है ना। एंड लेडी इरविन कॉलेज हो गया A+ दिया गया, हंसराज कॉलेज A++ दिया गया, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन A++ है दोस्त इसका भी, मिरांडा हाउस A++, हिंदू कॉलेज दोस्तों A++। ये सारे वो कॉलेज इनको टॉप माना जाता है DU कॉलेज में। क्रोडीमल कॉलेज A++ है ना। SGTV खालसा कॉलेज हो गया दोस्तों A+ हो गया, इसका A+ घटा दिया गया है ना दोस्त। ये सभी एक कह सकते हो कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है। नॉर्थ कैंपस कॉलेज में आपको पता बात ये लग गया उनके, गार्गी कॉलेज A+ दिया गया है। तो ये टॉप कॉलेज माने जाते हैं दोस्त आज इस टाइम DU के। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, नेक का मेन काम होता है ग्रेडिंग देना। क्लियर दोस्त यहाँ पे। एंड अब इसके बाद एक चीज़ और डिसाइड किया भाई कि नेक थोड़ी सब जगह जाएगी, नेक के काम को और आसान करने के लिए एक और संगठन बनाएगा जिसका नाम था दोस्त क्या, IQAC। अब IAQ यानी कि IQAC जो संगठन बनाएगा इसका मेन काम होगा, अब ये भी कॉलेज के अंदर जाएगी और कॉलेज की मेनली गुणवत्ता को चेक करेगी कि एक कॉलेज के अंदर कैसी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सही या नहीं है। और ये जो है दोस्तों, यानी जो इसकी जो IQAC के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाएगा उस रिपोर्ट का नाम होगा AQAR। और ये दोस्तों जो है IQAC ये अपनी इस रिपोर्ट को, AQAR रिपोर्ट को ये नेक को दे देगी। तो नेक ये डिसाइड करेगा कि आखिर इसको कितने ग्रेड देने हैं, कितने नहीं देने हैं दोस्तों। ये आपको दोस्तों मैंने ध्यान रखना। तो नेक की जो ये दोस्तों ये जब ग्रेडिंग का सिस्टम है 2017 से बहुत फेमस हो गया, जब एजुकेशन की क्वालिटी को दोस्तों बढ़ाने के लिए, ताकि एक डर हो सभी के अंदर कि भाई नेक की ग्रेडिंग में अच्छे चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर रखेंगे अपने कॉलेज के अंदर और बच्चों को स्टडी करने में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो इसलिए दोस्तों नेक की ग्रेडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, श्याम भट्ट अभियान क्या था, उसकी व्याख्या कीजिए दोस्त। देखो श्याम भट्ट अभियान पूछा गया आप सभी से। श्याम भट्ट मैंने आपको सभी बताया था, इसका मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। तो ये अभियान क्या था, मिशन ब्लैक बोर्ड की कंसेप्ट को यहाँ पे बता सकते हो इसके अंदर। देखो स्कूल्स के अंदर दोस्त जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं उन सभी को पढ़ाने के लिए इफेक्टिव तरीका होना चाहिए। तो आज तो डिजिटल बोर्ड आ चुका है, आज तो जिस तरीके से मैं आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाता हूँ आज ऐसा बोर्ड आ चुके हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे टाइम से दोस्तों आज इस टाइम में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है। तो दोस्तों आज तो एक स्मार्ट बोर्ड आ चुका है। देखो जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो स्मार्ट बोर्ड पे किस तरीके से पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पूरा स्मार्ट बोर्ड है इस तरफ से, है ना। बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है तो आज तरीका बिल्कुल अलग आ गया है, स्क्रीन के ऊपर पढ़ाया जाता है। लेकिन अब क्या है, पहले के टाइम पे दोस्त जब ब्लैक बोर्ड मिशन चालू किया गया था तो उस टाइम ये देखा गया कि सभी कॉलेज वगैरह के अंदर सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को ब्लैक बोर्ड प्रदान, यानी कि ब्लैक बोर्ड की सहायता देनी चाहिए ताकि सभी स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड हो सके। इसमें दोस्तों मेन जो ध्यान दिया गया वो किस पे दिया गया, लेख स्पष्ट हो, पढ़ा जा सके, यानी कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सके जो टीचर्स को विशेष ध्यान देना है ताकि वो पढ़ाए तो इन बातों को ध्यान रखें। ब्लैक बोर्ड अभियान के तहत दोस्तों ये कहा गया, ठीक है, कि जब भी टीचर लिखे तो वो क्लियर रखे और रीडेबल लिखे। दोस्तों हमारे टाइम में टीचर क्या करते थे, लिखते ऐसे बच्चे यूँ घिसट देते थे बस काम को। बच्चा भाई कॉपी में लिखते थे परेशान, भाई लिखो कैसे, फिर अगल बगल आजू बाजू वाले बच्चों में से देख के लिखना पड़ता था, अपने दोस्तों में देख के लिखना पड़ता था। तो ये सजेशन दिया गया था सभी टीचर्स को। श्याम भट्ट कार्य स्वच्छ व विविध होना चाहिए, यानी जो ब्लैक बोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एंड जब भी दोस्तों काम हो जाता है तो कह सकते हो कि ये जब ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करता था तो उस टाइम बच्चों को हाथों के इशारों से ही पढ़ाया जाता था। लेकिन अब दोस्तों ब्लैक बोर्ड के आ जाने से थोड़ा सा बेहतरी, यानी बच्चों को इसका महसूस हुआ कि नहीं अब सही लग रहा है। और आज दोस्त इस टाइम में तो स्मार्ट बोर्ड आ जाने से, प्रोजेक्टर आ जाने से थोड़ा और चेंज हो गया आज तो यार। क्या लेख स्पष्ट व सत्य है, हमेशा ये देखना चाहिए टीचर्स को। ये कहा जाता है कि जो छात्र और अध्यापक का जो रिलेशन होना चाहिए स्मार्ट बोर्ड पे, या दोस्त आप आज उस टाइम की बात करें जब आज भी दोस्तों स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, तो जो टीचर को अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि जो वो लिख रहा है
क्या वो क्लीन और ट्रू है? क्या उसमें दोस्तों बुलेट पॉइंट्स के साथ लिखा गया है, ऐसे पूरा पैराग्राफ लिख दिए, बुलेट पॉइंट के साथ उसमें लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट के साथ लिखा हुआ है? क्या उसमें दोस्तों वो कहीं कोई डायग्राम या कोई दोस्तों ड्राइंग वगैरह वो यूज़ कर रहा है बच्चों को समझाने के लिए, जैसे वो लिखे जा रहा है? तो ये 3 पॉइंट्स कहा गया कि टीचर को ये देखना चाहिए। लेख स्पष्ट हो, श्याम बट कार्य में बिल्कुल स्पष्टता हो, और तो जब इसका यूज हो तब इसमें लिखा जाए। ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से इसका उपयोग किया जा सके। बोर्ड को पूरा साफ रखा जाए, चौक के साथ रखा जाए, और ज़रूरत पड़ने पे ये तो ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा चौक लेके आ जाए। और ये कहा गया इसके अंदर दोस्त कि जो चौक होते हैं वो उसको तभी तक यूज़ करो जब तक वो आवाज़ ना करें। जब वो चौक ब्लैक बोर्ड पे आवाज़ करने लगे, घिसी से झी की आवाज़ आती है उसमें, जब वो आवाज़ करने लगे तो उसको फेंक दो, नया चौक ले लो भाई, ये कहा गया इसके अंदर। तो दोस्त अशुद्धियाँ ना हो, गलतियाँ जब लिखते टाइम जो हम स्पेलिंग एरर्स करते हैं वो गलतियाँ ना हो टीचर के लिए कहा गया, क्योंकि आप लिख के पढ़ाने जा रहे हो भाई, है ना। और मेनली जो पॉइंटर होते हैं इनका भी यूज़ करना चाहिए हमें। और चौक पर्याप्त दबाव डालकर लिखे, यानी कि प्रेशर डाल के लिखे चौक से, ताकि जो लिखावट है वो क्लियरली हो, यानी कि अच्छे तरीके से आ सके। ये दोस्तों इसके अंदर कहा गया। तो मेनली दोस्तों हमारा ये पॉइंट था यहाँ पे। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आजकल शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, यानी कि आज दोस्त जो गवर्नमेंट के पास एजुकेशन सेक्टर है, आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट कर रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन दे अपना। स्पेशली दोस्त गवर्नमेंट भी एजुकेशन सेक्टर को और प्रमोट करना चाहती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है ये। लेकिन आज जो प्राइवेट स्कूल से उनकी जो मनमानी है उसके सामने दोस्तों स्कूल भी, यानी जो गवर्नमेंट है वो भी नतमस्तक हो जाती है। ऐसा क्यों, अभी इसके ऊपर बात करेंगे हम। मेनली दोस्तों ये हम देखते हैं भी कि जो एजुकेशन जो है इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके दोस्तों क्या कारण है और क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये बताना है। शिक्षा का निजीकरण का मतलब ये हुआ कि जो अब तक एजुकेशन सेक्टर गवर्नमेंट के पास है अब उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। अगर पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर में ना हो तो दोस्त मेनली यानी कि 75% प्राइवेट सेक्टर पे हो। इस तरीके से दोस्त प्राचीन काल से ही भारत के अंदर जो शिक्षा रही है वो मेनली गवर्नमेंट ओरिएंटेड रही है ना, यानी कि जो सरकार ज़्यादातर मतलब कि राजा महाराजा का नाम ये गुरुकुल के अंदर जब पढ़ते थे तो दोस्त कहीं ना कहीं उसमें सरकार का भी या दोस्त जो पंचायत वगैरह होते हैं उनका हाथ हुआ करता था। तो शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है हमें, तो सबसे पहले हमें ये होगा जो फंडामेंटल जो नीड है हमें वो पूरी करनी होगी। शिक्षा को सस्ती बनाना होगा, तो एजुकेशन इतना सस्ता बन जाए ताकि वो सभी तक पहुंच सके। मेनली दोस्त ये है, कोई भी बच्चा अपनी एजुकेशन बीच में इसलिए ना छोड़ दे ताकि पैसा बाधा बन जाए, पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे पहले ये बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का खतरा क्या है, आखिर कमियाँ क्या है इसकी। तो इससे ये होता है ना कि देखो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर देखो गवर्नमेंट के पास जब तक है वो स्कूल वगैरह एजुकेशन वगैरह तो गवर्नमेंट फीस बहुत कम होती है, हम ये सब जानते हैं। सरकार उसमें सब्सिडी देती है, सरकार बहुत कम रखती है। अब मान लो तो DU में जाओगे आप पढ़ने के, DU के टॉप कॉलेजेस के अंदर, तो कितने भी टॉप कॉलेज में चले जाओ आप, कितनी भी अच्छी ग्रेडिंग हो उसकी दोस्तों फीस 15,000 17,000 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती किसी भी कॉलेज में आप जाओगे। अब कोर्सेज पर डिपेंड करता है, तो कोई कंप्यूटर साइंस वगैरह कोर्स हो गया तो उसमें यार 40-50 हज़ार फीस होती है। प्लस नॉर्मली आप किसी भी कोर्स में देखोगे, BA के कोर्स पे, BCom के कोर्स के अंदर, तो उसकी फीस 10,000 से 12,000 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है DU वगैरह के अंदर। और वही सेम कोर्स आप किसी MIT कॉलेज में जाओ, किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाओ, तो वहाँ पर दोस्तों आपको 1 लाख 1.5 लाख फीस लिया जाएगा आप सभी से। तो इसमें ये कहा जाता है जो अमीर के बच्चे होंगे वो ये बहुत तो चले जाएंगे और गरीब के बच्चे नहीं जा पाएंगे, इसलिए अमीर और गरीब का फासला बढ़ेगा और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी सबसे मेन कमी यही होती है। कुछ संस्थान अलग अलग दोस्तों पदों पे छात्रों से लाखों रुपए लेके दोस्तों उनकी भर्ती करवा देंगे, मगर दोस्त कह सकते हो कि कुछ ऐसे जो सुविधाएं उनको ना मिलेगी तो इससे वो वंचित रह जाएंगे। यानी कि दोस्त अभी भी काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे तो फुल दबा के पैसा ले लिया जाता है, बट उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो जिस नाम से या जिस नाम को लेकर उनसे उन्होंने फीस ली है, जो पैसे लिए गए हैं, अध्यापन से जुड़े दोस्तों लोगों को बढ़िया भुगतान और उचित देखभाल नहीं की जाती है। दोस्त आज एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब फीस लिया जाता है स्कूल के द्वारा तो उस टाइम बहुत मीठी मीठी बातें की जाती है। और जो प्राइवेट स्कूल के द्वारा तो आप जानते ही हो यार कि सब कुछ स्कूल से ही लेना है, बच्चों की चाहे शूज़ हो या सॉक्स हो या दोस्त आपसे ड्रेस हो या बुक्स हो, बाहर से कुछ लेना ही नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल्स वाले ऐसा कर देते हैं। अब इस तरह के संस्थानों के दोस्त जो शिक्षक हैं शायद ही कभी पूरा उनका वेतन कर पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर दोस्त टाइम पे सैलरी ना मिलना टीचर्स को, या तो सैलरी बहुत ज़्यादा ही कम होना, तो अब क्या करेगा दोस्त टीचर, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा, जो कि दोस्त आप यही सब चलता रहता है यार भारत के अंदर। तो मेनली इसमें सुधार करने की बात की गई। तो इसमें जो सजेशन दिए गए हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले निजी क्षेत्रों को हायर एजुकेशन में प्रमोट करना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक। दोषी को सख्त और दंडित करने के लिए दोस्तों नियम होने चाहिए। अगर कोई भी फीस के लिए मनमानी करता है
तो सरकार दोस्तों उसी टाइम उसकी लाइसेंस को रद्द करे, उसको पनिशमेंट दे। नेक्स्ट क्या, जो प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए, जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर भी मेनली फोकस करना चाहिए। ये दोस्तों इस पर सजेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान स्कूल प्रणाली यानी कि इक्वल स्कूल सिस्टम क्या हुआ, इक्वल, जहाँ पे इक्वलिटी के साथ सभी के साथ व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि चाहे भारत के आप किसी भी राज्य में रहते हो, अब वो राज्य चाहे किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में आता हो, सभी को दोस्तों एक समान एजुकेशन मिल सके, एक समान एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। जिसमें दोस्तों अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर हो तो आपकी एजुकेशन स्टेट बोर्ड की एजुकेशन से अलग हुआ करती थी अब तक। बट इसको दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 2020 में इम्प्लीमेंट की गई, इसके तहत ये हुआ कि अब जो ये दोस्तों डिसाइड किया जा रहा है कि पूरे भारत के लिए सिर्फ वन यानी कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन एंड भारत, एक देश एक राष्ट्र और वन एजुकेशन होगा। अब भारत में एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली होगी दोस्त, जिसमें मेनली स्किल्स पे जोर दिया गया है दोस्त। स्टार्टिंग क्लास 6 से ही बच्चों पे कोडिंग पे जोर दिया जा रहा है, डेवलपमेंट पे जोर दिया जा रहा है। तो बच्चा ऐसे स्किल सीख कर आगे अपना भी दोस्त कुछ कर सकता है, सिर्फ नौकर पैदा नहीं होगा इस एजुकेशन सिस्टम से। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया है कि नौकरी करने वाला सिर्फ नौकर नहीं, बिजनेस करने वाला दोस्त एक बिजनेसमैन और एक ओनर भी पैदा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दोस्तों, ये कहा गया। मैंने दोस्तों आज की इस वीडियो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो के दोस्तों जो नोट्स हैं, जो आपको स्लाइड दे रहा हूँ, स्लाइड्स की लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। एंड दोस्त ये जो एजुकेशन के नोट्स है, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के नोट्स, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, स्लाइड हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त अभी के अभी, इसको बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि और भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो को तो सभी जगह शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि सभी की हेल्प हो पाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।